गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 10वीं कक्षा का जो लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस लेसन का जो सबसे बेसिक और पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति है जो, उसके साथ राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ यूरोप के अंदर, तो उसके साथ हमको इसको जोड़कर पढ़ना है कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो पहली बार कहीं पर राष्ट्रीय विचार उत्पन्न हुए थे राष्ट्र के बारे में, तो वो फ्रांसी था और वहाँ पर हुए थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, क्योंकि वो बात आप 9th कक्षा में भी पढ़ चुके हो। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, मतलब कि उसका राज था। निरंकुश का मतलब होता है कि जिसकी सत्ता पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। फ्रांसीसी क्रांति से तो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी, क्योंकि राजा को गद्दी से हटा दिया गया था और उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया था, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। तो अब लोगों ने ये तय कर लिया था कि उनके द्वारा ही जो चुना जाएगा वही देश के ऊपर शासन करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे बेसिक क्वेश्चन 10th कक्षा में हरियाणा बोर्ड के अंदर बनता है और जो हर बार जिसके आने के चांसेस रहते हैं, वो ये था कि फ्रांसीसी क्रांति है जो, फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्रांति के विचार उत्पन्न करने के लिए कौन से कदम उठाए थे। तो वो कदम सभी इस टॉपिक में दे रखे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो टेक्सुअल क्वेश्चन होता है आपकी बुक में। तो प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने एक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो ऐसे कदम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसने दिया, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया कि पितृभूमि है जो, आगे पिता की भूमि पर अधिकार होगा उसके लड़के का। तो ऐसे विचारों से लोगों के अंदर क्या आई, राष्ट्रीयता की भावना आई, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा ट्री कलर चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो एक झंडा चुना गया जिसके नीचे सभी लोग लड़ सकते थे, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ सकते थे। मतलब कि पूरे देश को एक पहचान देने के लिए एक जो 3 रंगों का झंडा था वो चुना गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। तो स्टेट जनरल था, तो पहले इसका कोई प्रोसेस नहीं होता था, ये अपनी मर्जी से इसकी, जैसे मान लो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी और राजा अपनी मर्जी से बुलाता था। लेकिन अब इसका जो ये बैठक थी ये कैसे लोगों द्वारा होने लगी, सक्रिय नागरिकों के द्वारा, जो देश के लिए कुछ न कुछ काम कर रहे थे। और उसका नाम बदल कर भी ऐसा रख दिया जिससे राष्ट्र की भावना पैदा हो, तो उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। नई स्तुतियाँ रची गई, जैसे कि कविताएं लिखी गई, शपथें ली गई, जो पुराने शहीद लोग हुए थे उनका गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिसे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। तो सभी के लिए एक समान कानून बना दिए ताकि सभी लोग अपने आप को एक समान समझ सकें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, जो देश के अंदर ही आयात और निर्यात के ऊपर शुल्क लगता था, पैसे कटते थे किसी भी चीज़ को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर, वो भी समाप्त कर दिए गए ताकि लोग अब सभी अपने आप को एक समझ सकें। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, जैसे मान लो देश के अंदर ही बहुत सारी बोलियां थी, तो उन बोलियों को डिमोट किया गया, और जो एक बोली थी सबसे मेन फ्रेंच, उसको प्रोमोट किया गया और वही राष्ट्र की साझी भाषा बन गई। तो ये तो थे वो सभी स्टेप्स जो क्रांतिकारियों ने उठाए थे। आगे देखिए, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा
जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुसी। तो क्रांतिकारियों युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी 1790 के दशक में। तो ये दूसरे देशों में भी जाने लगे थे। तो आगे हम पढ़ेंगे कि नेपोलियन ने भी यही काम शुरू किया था। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार। तो यहाँ पर भी ये टेक्सचुअल क्वेश्चन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है ये बनता है। इसे बोलते हैं 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। तो सामंतों को समाप्त किया गया। जो सामंती सिस्टम था, बड़े जमींदार राजा को जो गिफ्ट देते थे, वो सिस्टम खत्म किया इन्होंने। और किसानों को भूदास्तव और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। जो किसानों को बिना बात से बड़े जमींदारों को शुल्क देने होते थे, उनसे भी इन्होंने मुक्ति दिलवाई। भूदास्तव, जो अपनी ज़मीन पर दास बनाकर रखा जाता था छोटे किसानों को, उससे भी इन्होंने मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। जैसे मान लो बड़े बड़े व्यापारियों के समूह को श्रेणी संघ बोलते थे, इनको गिल्ड्स भी बोल देते थे। तो गिल्ड्सों के कंट्रोल को हटा दिया नेपोलियन ने। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। तो सब लोगों को ये लगा कि नेपोलियन बहुत अच्छा कर रहा है। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। तो ये तो थे नेपोलियन के द्वारा जो 1804 में सुधार किए गए। 1790 के बाद मान लो 1804 में इन्होंने ये लागू की थी। वैसे विशेष तारीख इसकी 1804 है, लेकिन इससे भी पहले इन्होंने सुधार करने शुरू कर दिए थे। जैसा कि आप इस पिक्चर के द्वारा बहुत अच्छे समझोगे। जो ये पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें ये दिखाया गया है कि जो फ्रांसीसी सेनाएं हैं वो स्वतंत्रता का जो वृक्ष हैं वो लगा रही हैं जर्मनी में। तो इस चित्र के बारे में आप ये जो दिया गया है इसको देख सकते हो। 1 मिनट यहाँ पर जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेकरोन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए बाएं तरफ जो आप देख रहे हो, कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। तो ये उनका मतलब कि एक फेक सिस्टम था कि वो राजतंत्र का विरोध करते थे। लेकिन वो वास्तव में राजतंत्र का क्या थे, उन्होंने दोबारा से लागू कर दिया था। तो वो राजतंत्र का विरोध नहीं करते थे बल्कि उसको स्थापित कर देते थे वापस। तो आगे देखिए, इस पिक्चर के द्वारा आपको उस व्यंग्य का अच्छा से अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर नेपोलियन को भागते हुए दिखाया गया है, राइनलैंड के एक डाकिये की तरह। जो प्रदेश उसने विजय की थे
तो वो सब हार कर वहाँ से भाग गया था, क्योंकि नेपोलियन को शुरू में तो सभी लोगों की रिस्पेक्ट मिली थी, लेकिन बाद में उसके द्वारा किए गए सुधार थे वो लोगों को पसंद नहीं आए थे, तो उसको फिर भागना पड़ा था। तो यहाँ पर देखिए अब, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआत उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासन की व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। तो नेपोलियन के आने से यूरोप में ज़्यादा उथल फुथल हो गई थी, तो इसलिए लोग उसके विरोध में हो गए बाद में।